ऐसे This call is now being recorded. चलो बताते हैं. Let's start. हाँ काइंड ऑफ ठीक है. तो फिलहाल लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर. इट इज 7th वन और सेंटर ऑफ मास के काफी लेक्चर्स हो चुके हैं. काफी अच्छा ग्रिप आ चुका है सेंटर ऑफ मास का हमारे पास. ठीक है. तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है. हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आज पढ़ेंगे. पर इसको पढ़ने से पहले मैं चाह रही थी कि आप में से कोई भी बच्चा मुझे सेंटर ऑफ मास के बारे में बताएगा. लाइक स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग से तुम्हें जितना भी सेंटर ऑफ मास के बारे में अभी तक का याद है 6 लेक्चर्स का, अगर तुम उसको कंक्लूड कर पाओ तो इट वुड बी वेरी नाइस. कोई भी बच्चा है ना, उसको वो जहाँ पे कम पड़ जाए, जो पॉइंट छोड़ दे, वो कोई और बता दो, चलेगा. हम बस सेंटर ऑफ मास होता है, फिर जितने लेक्चर सारा बताना है. लाइक बता दो ना सारा. तुम्हें जितना सेंटर ऑफ मास के बारे में अब तक याद आ रहा है, जो जो समझ में आ रहा है, जितना जितना समझ में आ रहा है उतना बता. ठीक है. जो लक्ष्य, अगर जैसे लक्ष्य तुम बता रहे हो और लक्ष्य के बताने में तुम्हें लगा कि भाई ये वाला पॉइंट इसने मिस कर दिया, ये वाली बात नहीं बताई, वो तुम लोग ऐड करते हो, तो कोई भी एक बोल दो जिसका मन है. सेंटर ऑफ मास होता है एक पॉइंट जहाँ पर हम कंसीडर करते हैं सारी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है. वो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है और इनसाइड या फिर आउटसाइड कहीं पर भी लाई कर सकता है बॉडी के. बिल्कुल. और आगे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होता है m1 x1 प्लस m2 x2 by m1 प्लस m2, और इसमें हम y और x भी डाल सकते हैं x की जगह, तो उनका बन जाएगा. उसके बाद हर एक फिगर का अलग अलग वो होता है सेंटर ऑफ मास. जैसे स्पीयर का उसके सेंटर में होता है और रिंग का भी उसके सेंटर में होता है, वो इन आउटसाइड होता है रिंग के. यस, वेरी गुड. सुहानी आप ऐड ऑन कर दो बेटा. सुहानी आपने हैंड रेज किया था ना बताने के लिए. यस मैम, हमने हाँ. सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क में हमने पढ़ा था कि उसका सेंटर ऑफ मास कैसे आता है. जैसे 2r/π आ रहा था, और भी बहुत सारे कॉनिकल में हमने पढ़े थे, और उसके सारे डेरिवेशन करके फिर उसका फॉर्मूला हमने देखा था कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है. हमने दो मासेस का देखा था, m1 और m2. जहाँ पे मास ज्यादा होता है तो सेंटर ऑफ मास वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है. उसके बाद हमने देखा था कि अगर बोट पे दो लोग खड़े हैं, या फोर्स जो है नेट फोर्स 0 है, और एक्सीलरेशन भी जो होगी सेंटर ऑफ मास की वो 0 होगी, और वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी सेंटर ऑफ मास की. वेरी नाइस. ठीक है. कोई और कुछ बताना चाहेगा इसमें? बोलो. तो बताना नहीं चाह रहे कुछ भी, सब कवर हो गया. ठीक है. जैसे तुम लोगों ने बताया, पहली बात तो लक्ष्य और स्वयं अच्छा बताया. वेरी गुड, वेरी नाइस. अगर आप ऐसे मतलब लो लेक्चर्स को विद इन 2 to 3 मिनट्स अगर आप कंक्लूड कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. एक बार मैं सुनाऊं स्टोरी. यस. हाँ ठीक है. तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था विद दिस डेफिनेशन कि भाई सेंटर ऑफ मास क्या है. इट इज अ फिक्स्ड इमेजिनरी पॉइंट जहां पर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है. कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्टरीज आ जाती हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि हम इसमें कैसे किसी एक पार्टिकल के मोशन को स्टडी करें. तो उन सारे पार्टिकल्स में सबसे सॉर्टेड, सबसे सिंपल जिसका मोशन होता है दैट इज सेंटर ऑफ मास. मैंने आपको याद हो तो बताया था एक एग्जांपल भी कि अगर आपके पास एक बॉल है, उसको आप स्पिन भी करा दो, उसको उछाल भी दो, प्रोजेक्टाइल मोशन भी करा दो, तो आप देखोगे कि जो सेंटर ऑफ मास है वो सबसे सिंपलेस्ट ट्रेजेक्टरी कैरी करता है. एक सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा. ठीक है. फिर उसके बाद हमने बात की थी हाउ टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास. तो हमने एक नॉर्मल वेक्टर फॉर्म सीखी थी कि RCOM का वेक्टर होता है m1r1 प्लस m2r2, है ना. इस तरीके से देखो, मैं लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पर. तो इस तरीके से हम डिफाइन करते थे.
ऐसा याद आ रहा है? यस मैम। यस। Yes, ma'am. फिर मैंने आपको बताया था कि आप इसको अपनी एक्सिस के हिसाब से भी ब्रेक कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, एक मिनट बेटा, तो आप इसको जैसे लक्ष्य ने भी बताया था कि अगर मुझे एक्स चाहिए कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स COM, है ना, और यहाँ पे आप लिख दो M1 X1 M2 X2 करके अप टू जितने भी आपके सिस्टम में पार्टिकल्स हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही हो, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो आप बेसिकली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, और यही सेम प्रोसेस आप YZ के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, इतना डिस्कशन हम लोगों का हुआ था। उसके बाद हमने बात की थी कि खाली पोजीशन निकालने से ही काम नहीं चलेगा। दिक्कत हमारे सामने तब आई जब हमारे पास एक डिस्क्रीट सिस्टम पैटर्न ना होके, मतलब डिस्क्रीट पार्टिकल्स ना होके डिस्ट्रीब्यूटेड मास था, मतलब मास कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब उस केस में कैसे निकालें? वहां तो हर जगह है आपके पास मास ना, छोटे छोटे DM याद करो। तो ऐसी चीजों को डील करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जनरली अगर आपके पास, कई बार क्या होता है ना कि हर बार हमें डेटा याद नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको लास्ट तक कैरी करके लेके जानी, तो पूरी 12th बची है, राइट। तो ऐसे में अगर आप जर्नल तरीका अडेप्ट कर जाते हो तो बहुत हेल्प हो जाएगी। आपको DM पार्टिकल को स्टडी करना आना चाहिए, आपको DM पार्टिकल का पोजीशन निकालना आना चाहिए, उसको इंटीग्रेट करके पूरा पार्टिकल का निकाल सकते हो, पूरी बॉडी का निकाल सकते हो। कुल मिला के मैंने आपको कुछ कुछ यहाँ पे सिस्टम्स की डेरिवेशन कराई थी, बाकी मैंने आपसे बोला था कि आप उनको याद कर लो तो ज्यादा बेटर है। आई गेस आपको याद होगा, मैंने एक सेमी सर्कुलर चेन खाली, है ना, एक चेन रखी है, उसका सेंटर ऑफ मास आपको 2r/π पे बताया था। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक डिस्क आ जाए सेमी सर्कुलर, तो उसका 4r/3π, राइट। इसी तरीके से मैंने आपको एक हेमिस्फेरिकल बाउल का भी बताया था, सॉरी 2r/π उसका था, नहीं हाँ सही है, हेमिस्फेरिकल बाउल का r/2 था, राइट। इस तरीके से मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेंटर ऑफ मास निकालने बताए थे। खैर, इन सबसे आगे बढ़कर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि व्हाट इफ वी डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तब क्या मिलेगा? तो जैसे कि लीनियर अलजेब्रा में होता था, वैसे ही हमें यहाँ पे चीजें मिलनी स्टार्ट हो गई कि अगर आप r को डिफरेंशिएट करोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी, राइट। M1 V1 Yes, ma'am. M2 V2 काइंड ऑफ चीजें ऐसे हमको मिलता था। ठीक है, चलो ये वाली चीज समझ में। अच्छा, इसको और डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा? Acceleration. चलो बढ़िया। आपको मैंने शायद एक चीज और बताई थी कि अगर सेंटर ऑफ मास को मैं बोल दूं कि वो सॉरी मैंने आपको बताया था कि अगर नेट फोर्स 0 हो तब क्या करोगे? तो वो सुहानी ने थोड़ा सा टच तो किया था टॉपिक को, बट कंप्लीटेड नहीं था वो एक्सप्लेनेशन। करना चाहेगा कोई? नहीं चाहेगा तो फटाफट से बता दो, मैं बता दूं। फोर्स अगर 0 नेट फोर्स है मैम, तो नेट एक्सीलरेशन 0 का और सेंटर ऑफ एक्सीलरेशन 0 का। अगर एफ नेट 0 होता है तब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होता है। अब इसका मतलब ये है कि जो बाकी पार्टिकल्स है वो मूव कर सकते हैं, वो फोर्सेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास वो चीजें नहीं एक्सपीरियंस करेगा। बोलो दिशा। मैम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, सॉरी इज 0, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। वेरी गुड दिशा, इसके आगे यही पॉइंट आना था। अब मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए थे वो ऐसे क्वेश्चंस कराए थे जहां पर हमारे को इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 दे रखी थी। तो भाई जब इनिशियली 0 है, उसमें चेंज कुछ होना नहीं, तो बाद में भी 0 रहेगी, राइट। तो हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, और उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। आपको ट्रिक याद है क्या? हाँ, क्या है ट्रिक, बताओ। वो वाली ना, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल्स टू dr, वो 0 हो जाता है फिर। हाँ देखो, एक ये था कि अगर सेंटर ऑफ मास बिल्कुल भी मूव नहीं किया है तो आप लिखोगे M1 dx1 प्लस M2 dx2 इज इक्वल्स टू, इस तरीके से, है ना। ये dx1 dx2 क्या है?
चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल। dr क्या है, ये dxcom क्या हो जाता, चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपको बोल दिया कि भाई सिस्टम में इनिशियली वेलोसिटी ही नहीं है, यानी कि सॉरी इनिशियली नेट फोर्स ही जीरो है, बाहर से कुछ काम हुआ ही नहीं, जो हुआ इंटरनली हुआ, तो आप ये वाली चीज को जीरो रख के यहाँ पे बहुत सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट? यस मैम। कूल, ठीक है ठीक है। आज हम इस टॉपिक को एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। इसको कराने का सिर्फ मोटिव ये था पुरानी बातें, क्योंकि पुरानी बातें किए हुए टाइम हो गया था, बीच में हमने एक दो फन सेशन भी रख लिया था, तो हमें सारी चीजें ना मतलब अब आपके सामने आ गई तो अब ज्यादा इजी पड़ जाएगा आपके लिए। मेरा आज का टॉपिक पढ़ना, एंड इट इज वेरी सिंपल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा होगा, बट ज्यादा सेंस, ज्यादा फील आपको इसका इधर है, क्योंकि इसमें आप इंटरनल और एक्सटर्नल वाले कॉन्सेप्ट समझ गए हो, है ना? जब सिस्टम के अंदर ही काम चल रहा हो, इंटरनल वाली चीजें आ गई, बाहर से आपने कुछ कर दिया, दैट इज एक्सटर्नल। जब हम कोई वाली चीजें समझ में आती है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत अच्छा समझ में आता है। एक मिनट, समवन ट्राइज टू गेट इन। ठीक है, अब बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मैं स्टेटमेंट वाइज बात करूं तो बड़ा सिंपल है कहना कि भाई इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कंजर्व है, मतलब इक्वल है ना? चेंज इन मोमेंटम जीरो है, वगैरह वगैरह बोल सकते हैं वाली सारी चीजें। यस मैम। यस, तो आई गेस आप सबको याद भी होगा कि लीनियर मोमेंटम अगर आपसे लिखने बोला जाए तो आप कुछ ऐसा लिखोगे, है ना? यानी कि मास और वेलोसिटी का खेल है यहाँ। कैसे निकाले? तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है तो आप उसका यूज कर लो। अभी तो आपने मुझे एक्सप्रेशन बताई थी कि मैम जब आप RCOM को डिफरेंशिएट करोगे आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। बिल्कुल सही बोला आपने, हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। हम इसको क्या कर रहे हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। बेटा इस वाली एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर को v के साथ भेज दूं, देखो आपके पास कुछ ऐसा टर्म आ जाएगा। टोटल एमयू हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये आ गया आपके पास पूरी बॉडी का मास। अभी तो ये डिस्क्रीट वाले सिस्टम में हमने लिख रखा था ना, लाइक दिस इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज द मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ द इंटायर बॉडी। कोई नहीं तनिष्का, अभी तक हमने एक कोई रिकैप ही लिया था जितना हमने अभी तक पढ़ा है, लाइक सेंटर ऑफ मास के फर्स्ट लेक्चर से। जब भी रिकॉर्डिंग आया आप एक बार बस स्टार्टिंग के 5 मिनट सुन ले। अब देखो, दिस इज द मास ऑफ द इंटायर बॉडी, है ना? टोटल मास ऑफ द बॉडी। यस मैम। यस, इसको आप MVCOM ऐसे भी लिख सकते हो। और आई गेस अब आपको फील आ रहा है कि M1 V1, अरे भाई ये तो आई गेस मोमेंटम वाली बातें हो गई हैं। इसको मैं P1 प्लस P2 प्लस PL ऐसे लिख सकती हूँ, राइट? तो दिस इज, आज बच्चे काफी लेट आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि P of the entire system can be represented as the vector sum of individual momentums, right? Right. यस मैम। और यही स्टेटमेंट है बेटा कंजर्वेशन ऑफ। फटाफट से आप इसमें से जो भी आपको नोट करना है प्लीज नोट कर लो, ठीक है? ये यहां से स्टार्ट है। जब आपको हो जाएगी नोट कर लिया मैम तो मुझे बता देना एक बार। स्लाइड नीचे, क्या बेटा? स्लाइड नीचे वाली दिखा दो। मतलब अभी कंजर्वेशन ऑफ फ्रीडम मोमेंटम पूरा हुआ नहीं है, कि आपके पास एक स्टेटमेंट आया, भी हम उसको चलेंगे आगे लेके, ठीक है? जब आप यहाँ तक आ जाओ तो मुझे बता देना एक बार। मैम हो गया। हो गया, ठीक है। अब अगेन हम वापस कॉन्वर्सेशन वहीं पे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इफ
वी हैव नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0, अभी अभी आप लोगों ने मेरे साथ डॉट्स कनेक्ट करी कि मैम इसमें तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी कांस्टेंट। बस अब आपके पास आ गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कैसे आ गया भाई? आपने अभी तो लिखा था ना MVCOM, है ना, इसी को तो आप इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम बोल रहे थे। तो भाई उसने यही तो बोल दिया आपको, ये मास तो कांस्टेंट होता है, ये मास का तो कोई बदतमीजी हो नहीं, मतलब मास तो हम ना तो कम कर रहे हैं, ना रिमूव कर रहे हैं, ना ऐड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो जो कुछ सिचुएशन है इस V के साथ थी, और अब आपने बोल दिया कि नेट फोर्स इज 0, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो कुल मिला के आपके पास आ गया कि P1 प्लस P2 अप टू Pn इज कांस्टेंट। ठीक है, इफ समवन आस्क यू कि भाई इसको प्रूव करके दिखाओ, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कूल? Yes. ठीक। इसका अगर आपको फील लेना हो तो इसका सबसे अच्छा फील मतलब सॉरी, सबसे अच्छा फील तो आपको यहीं पर आएगा जब आप डिस्क्रीट पार्टिकल्स को स्टडी करोगे। बट अगर मुझे इसको थोड़ा सा पिछले टॉपिक से कनेक्ट करना हो, यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कनेक्ट करना हो, तब देखो आपके पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जरा कोई बताना कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ मैं इसको? कोई फॉर्मूला वगैरह अगर याद आ रहा हो तो मैम बता सेकंड दो। क्या था सेकंड लॉ का स्टेटमेंट? चेंज इन मोमेंटम फोर्स के प्रोपोर्शनल था, ऐसा ही कुछ था। ऐसे ही कुछ था। सेकंड लॉ बड़ा प्यारा लॉ है, पता है, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ो तो बहुत समझ में आता है। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन NLM ऐसे कुछ भी लिख लो, ठीक है। देखो इसमें बोला क्या था स्टेटमेंट इसमें ये बोला गया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और टू बी वेरी स्पेसिफिक लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? फोर्स के। ठीक है, तो वो एक्चुअल स्टेटमेंट जो आपके सामने था बच्चे, वो स्टेटमेंट था कि आपके पास जितनी भी नेट फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग, इस तरह से। फिर हमने क्या करा, ये वाला साइन हटाया तो कांस्टेंट हमको 1 ही मिला, तो बेसिकली हमने ऐसे लिख दिया। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें पता था कि भाई P तो MV होता है, तो हम P की जगह MV रखेंगे, हमने रख दिया। तो आपके पास नेट फोर्स आया D/dt ऑफ MV। ठीक है, अब पता है लोग ना यहाँ से बड़ा मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं कि M को बाहर लेना तो बनेगा, कि मतलब M तो बाहर लेना ही पड़ेगा। बट जरूरी थोड़ी है ना कि M हमेशा कांस्टेंट ही हो, जरूरी है क्या? बताना कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल। रॉकेट वाला। रॉकेट वाला बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट है आपके सामने किसका? सेकंड लॉ का। इसको अगर आप डिफरेंशिएट कराते हो तो बेटा आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? बी, एक बार आप M को बाहर लोगे, प्रोडक्ट रूल यूज करोगे, M dV/dt। एक बार आप V को बाहर लोगे और ये बनेगा dM/dt। ठीक है, यहां पे बोलते हैं कि अगर इस पॉइंट पे हमारे पास सिचुएशन आती है कि हम बोल पाए इफ M इज कांस्टेंट, भाई अगर M कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। dM/dt वुड बी 0। तब आप इस एक्सप्रेशन को 0 रखकर काम कर सकते हो। तब आपके पास वो जो जनरलाइज यूजुअली हम पढ़ते हैं ना, तब आती है हमारे पास ये वाली इक्वेशन M.dV/dt या फिर M.A। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना दिस इज नॉट दी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो ये है हमारे पास। ठीक है, खैर
कुल मिला के आपके पास न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से ये एक्सप्रेशन आ गई कि नेट फोर्स इज गोइंग टू बी डिफाइंड एज दिस। और अब क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके हो तो आप मुझे बता सकते हो कि मैम ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का ही होगा, ये जो वेलोसिटी है ये सेंटर ऑफ मास की ही है। किसी को कोई डाउट है क्या इस बात में? हाँ बोलो बेटा प्रियंका। मैम एक बार लास्ट वाली लाइन रिपीट करना। लास्ट वाली लाइन फिर से एक्सप्लेन करूँ या दिखानी है? मैम रिपीट कर दो। रिपीट करूँ, ओके। तो मैंने आपसे ये बोला कि जब आपको बोला जाए कि मास कांस्टेंट है, यूजुअली क्या होता है जब हम अर्थ की लिमिट में बात करते हैं, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो वेलोसिटीज बहुत कम होती है ना, बहुत कम वेलोसिटी। किससे कम? देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ वाला पोर्शन, क्योंकि रिलेटिव वाला पोर्शन है। जब आप अर्थ लिमिट की बात करते हो, विद इन द अर्थ लिमिट, बेटा वेलोसिटी बहुत बहुत कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से, है ना। तो जब स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम वेलोसिटीज होती हैं तो लगभग लगभग क्या होता है, मास हो जाता है कांस्टेंट, राइट। अब ये जो न्यूटन का फिजिक्स है ना, जिसको आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हो, ये सिर्फ अर्थ की लिमिट में ही लगता है। जब भी आप किसी ऐसे सब पार्टिकल से मिलते हो, ऐसी किसी चीज से मिलते हो जो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो, न्यूटन का फिजिक्स काम नहीं करता, फेल हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं कि मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास 0 हो जाएगा ना। यस, तो वाला एक्सप्रेशन से पार्ट चला गया, आपके पास mdv/dt रहेगी, जिसको आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लेके सॉल्व कर देते हो। इज दैट ओके प्रियंका? यस मैम। If someone is saying something, एक मिनट को मैं आपको चेक बॉक्स देखती हूँ। गुड इवनिंग मैम। इस टाइम क्लास के टाइम आपने बोला नहीं कि क्लास है आपकी? मैम बोला था, मैम ने बोला 10 मिनट रुक जाओ। दैट्स नॉट गुड। अब मुझे रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी अगले दिन। चलो तुम ना थोड़ा सा रुक जाना, क्लास के बाद मैं अभी अभी बता दूंगी, ठीक है, कि क्या पढ़ाया था मैम कितने रिकॉर्डिंग का। पेजेस छोड़ दिए अभी तक? देखो कंसेप्ट, एक काम करो, इससे पहले तो मैंने रिवाइज ही कराया था पूरा चैप्टर, पर पता है देख जरूर लेना स्टार्टिंग में 5 मिनट, Yes, ma'am. ठीक है। आप देखो यहाँ से कर लो 1 2 पेज में हो जाएगा, 2 2.5 3 पेज छोड़ दो, ठीक है। Okay. प्रियंका आपको समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके ठीक है। अब आप इस वाली एक्सप्रेशन से भी देख सकते हो कि अगर हमारे पास नेट फोर्स 0 हो जाए, अगर हमारे पास नेट फोर्स 0 हो जाए तो बात बन जाएगी ना। देखो नेट फोर्स 0 मतलब क्या 0? mdv/dt 0, राइट। This mdv/dt is basically what? dp/dt and this is 0। यहां से भी तो आप निकाल सकते हो ना, p is constant। मैम डीपी कैसे हुआ? ये क्या है? अच्छा चलो, इसमें एक स्टेप मैंने स्किप किया था, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब आ गए यहाँ पर। ओके मैम, इसमें हाँ कोई नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन का व्यू कि मोमेंटम कांस्टेंट है। कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। और पता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब मैं आपको कोलिशन कराऊंगी ना, इसी के बेसिस पे कराऊंगी, ठीक है। अभी मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में, एक लेक्चर या 2 लेक्चर में, मतलब कल आपका मेरे साथ लेक्चर नहीं, सैटरडे है, तो उसमें मैं आपको बॉम्ब एक्सप्लोजन वगैरह वाले क्वेश्चंस कराऊंगी, या फिर दो बॉडी के, एक ही बॉडी का 2 बॉडी में 3 बॉडी में कन्वर्ट होना, तो वहां हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है, आपका बेसिक ही रहेगा, बहुत ज्यादा मैं इसको स्ट्रेस नहीं करूंगी, बट इसको ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं।
एक सेकंड। बेटा कल आपका टेस्ट है क्या, वो संडे को? यस नहीं है टेस्ट इस संडे अगले को। संडे। No, ma'am. तो एक काम करूं, मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो वन शॉट वाला पार्ट 1 है वो मैं आपको दे दूं, ठीक है? आप इस सैटरडे तक मतलब देख लेना, संडे को पार्ट 2 करा दें। या फिर आप लोग तो आजकल उसमें होंगे ना G20 समिट की वजह से घर पर, यस मैम, मंडे को भी होंगे। Yes, ma'am. नो मंडे No, को ma'am. स्कूल है। No, ma'am. मैम मंडे को यूटी है। मैम मेरा अच्छा। प्रैक्टिकल एग्जाम है मंडे को। मुझे तो संडे को पूरी बायो की प्रैक्टिकल फाइल करनी है, एक बारी में दे दी थी। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, चलो फिर बाद में रखते और इस संडे तो केमिस्ट्री की भी एक्स्ट्रा क्लास है। हैं। ओके, रोने मैम रोने। मंडे को 2 सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल सबमिट। ओहो, मेरा अगर थोड़ा सा और मेरा ऐसे तुम बोलते रहे तो मैं कह दूंगी बेटा लाओ अपनी फाइल मुझे दे दो, मैं लेती हूँ। देखो हमारे पास दे रखा है, क्या बोल रहे हो तुम लोग, संडे को कॉमिक भी बनानी है, तुम ड्राइंग करते हो? मैम हमें तो स्कूल के रिटर्न वर्क से टाइम नहीं मिलता। ऐसा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुझे दिखाना कभी, हाँ, फोटो वगैरह खींच के कि भाई क्या चल रहा है। मैम देखो, वो उनका हाँ इंग्लिश का प्रोजेक्ट है वो। अच्छा, हाँ ओके, मुझे लगा कि तुम लोग ऐसे अपने शौक के लिए कर रहे हो। मैम शॉप तो खत्म हो गए सारे अब। अरे यही तो उम्र है। देखो शॉप खत्म इनिश इसमें तो तुम्हें लाइफ ऐसे फुलेस्ट ही नहीं है, लेकिन पढ़ाई के साथ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इनिशियली रेस्ट में है। पता नहीं फिर इसमें से क्या हुआ, बट कुछ तो हुआ, और हुआ कुछ ऐसे कि भाई इसके अंदर से ना एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। हाँ बोलो दिशा। मैम 25th को फिजिक्स का एग्जाम है तो उससे पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, बट आपके लिए ना मैंने बोला तो, मेरे ऑलरेडी अवंती के चैनल पे ना मेरा एक वन शॉट का पार्ट 1 मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के वन शॉट का पार्ट 1 वाला वीडियो अपलोडेड है, जिसमें मैंने सीबीएसई का सिलेबस ही टारगेट किया था पिछली बार, ठीक है? तो आप एक बार उसको देख लो, एक बार सिलेबस चेक कर लो। इफ यू फील कि आपका आधा काम हो गया है उससे, बचा हुआ आधे का वन शॉट में एक बार और दे दूंगी आपको, ठीक है, बोर्ड के हिसाब का। प्लेलिस्ट में आई प्रोवाइड यू द लिंक, ओके। ठीक है? ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ कि हाँ बेटा, मैम न्यूक्लियर तो सुना है, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर क्या होता है? हाँ मैं बता रही हूँ, डोंट वरी। देखो जैसे न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है? अब क्या होता है कि कुछ न्यूक्लियस ना ऐसे आराम से स्टेबल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ क्या होते हैं स्टेबल नहीं होते, और वो स्टेबल होना चाहते हैं। आपको पता है ना कि पूरा एंटायर यूनिवर्स काम ही इस बात पे कर रहा है कि टू गेट दी स्टेबिलिटी समहाउ, तो वो ना अपने अंदर से कुछ कुछ रेडिएशंस निकालते हैं, ठीक है? कुछ कुछ रेडिएशंस निकालते हैं, कुछ कुछ पार्टिकल्स एमिट करते हैं, और ये सब करके वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो जो न्यूक्लियाई ये सब करते हैं उन्हें बोलते हैं रेडियो एक्टिव, ठीक है? यस ओके, अभी जो मैंने आपको बोला अल्फा पार्टिकल के बारे में पता है? हम पढ़ा तो था कुछ पॉजिटिवली चार्ज होती है। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम होता है ना 2He, यस उसका न्यूक्लियस है खाली, यानी कि सिर्फ इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन वाला जो सिस्टम है, दिस इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है? ये अल्फा पार्टिकल होता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। हाँ, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हो गए, पी हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पर जो गोल्ड basic- पर वो करे थे। हाँ, bombardment of alpha particles on a gold foil, यस गुड। तो अब देखो होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियाई है
थोड़ा नीचे बना देता हूँ यहाँ पे। ये जो न्यूक्लियाई है, भाई साहब बन ही नहीं रही है, एक सेकंड रुको, ज्यादा गंदी बना दी, पर ठीक है। जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला तो अल्फा पार्टिकल आगे गया v वेलोसिटी से, राइट? इसका कुछ मास Yes. होगा m। द थिंग इज कि अगर मैं बोलूं कि इस न्यूक्लियाई का मास कैपिटल M है, इसके साथ क्या होगा? व्हाट इज द velocity of remaining nuclei? ठीक है बेटा, ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. यस, तो करो ट्राई। MV by capital M होगा। ओके, ठीक है, एक बार मैं टाइम दे देती हूँ फिर भी। 21:07 से 21:09 तक, ठीक है, 2 मिनट में। मोमेंटम वाले लगेगा क्या? अभी तो आप देखो, मुझे नहीं पता, पर ट्राई करो, सोचो। आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का नाम कभी सुना है? हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब सुना होगा। यस मैम। वो सुना है। यस मैम। उन सब के जो सोर्स ऑफ एनर्जीज होते हैं वो यही होते हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, यूरेनियम स्पेशली, ठीक है। वो थोड़ा सा भी बहुत एनर्जी होल्ड करके होता है। ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, आपका एक पूरा चैप्टर 12th में इसी को डेडिकेटेड है, और वो मेरा फेवरेट पार्ट है। उसमें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, उसमें हम सन, स्टार्स, ब्लैक होल, है ना, इन सब की बातें करते हैं। बहुत मजेदार चैप्टर है, आएगा। मजा आएगा उस सारे चैप्टर में। बहुत मजेदार। उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, फिशन फ्यूजन भी है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है वो, बहुत मजेदार है। स्मॉल m into v upon capital M। ओके, सबका आंसर आ गया ना? ओके, अभी कर रहे हो, ठीक है। अभी टाइम तो नहीं है, 1 मिनट और वेट कर रही हूँ मैं, फटाफट से कर लो। मैम अभी ना फिजिक्स वाली मैम ने हमारी स्कूल में एक टेस्ट लिया था, तो फिर उसके अंदर जो आंसर करने थे ना, मैंने छोटे छोटे से थोड़े डायरेक्ट से कर दिए और मैम ने सारे नंबर काट लिए मेरे। ओहो, आपने मतलब लाइक शॉर्टकट क्या मारा? मैम जैसे कि स्टेप्स मिस कर दिए। लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट हुआ था ना, तो जैसे कि वो पुली वाला केस दे दिया, डायरेक्ट एक्सलरेशन निकालनी थी, मैंने थोड़ा बहुत लिखा और एक्सलरेशन आ गई। मैंने मतलब पूरा नहीं लिखा कि हाँ इस रोक की टेंशन t है, इसकी 2t है, ये इक्वेशन बनेगी। बहुत टाइम वेस्ट हाँ, ये गलत बात है, है ना क्योंकि मैम। आपको पता होना पड़ेगा, हाँ, कि मैम ने सही काटा कि बोर्ड का एटीट्यूड है स्टॉक मार्केटिंग बोलने वाले थे मैं, स्टेप मार्किंग का, ठीक है। उसमें जितना ज्यादा इलेबोरेट आप करोगे, जितना ज्यादा डिटेलिंग आप करोगे, उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज उस चीज को याद रखो। बड़ी थ्योरी लिख दी थी मैम, मुझे लगा आप बोल लो कि ये गलत बात है मैम की। नहीं, मैम की सही बात है। देखो, इस वाले सिस्टम में भाई न्यूक्लिया के अंदर अल्फा पार्टिकल, बाहर से तो कुछ हुआ ही नहीं, जो भी था वो उस न्यूक्लिया ने खुद एनर्जी काम, मतलब खुद से एनर्जी निकाली, है ना। स्टेबिलिटी तो थी ना भाई, मतलब स्टेबिलिटी इन द सेंस की बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी। तो आप क्या लिख सकते हो कि नेट फोर्स 0 है, जो कुछ भी हुआ इंटरनली हुआ, इंटरनली अल्फा पार्टिकल ने कहा कि भाई हमारा मन नहीं कर रहा, हम निकल रहे हैं, वो निकल गया, ठीक है। तो वही सारी आपको चेन कनेक्ट करनी पड़ेगी। ये मैं अब आपको लिख के दिखा रही हूँ बोर्ड के हिसाब से, और वो भी मैं अभी पूरी थ्योरी नहीं लिख रही इसमें, लेकिन आपको कैसे लिखना चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, राइट, व्हाटएवर हैपेंस इज इज गोइंग टू स्टे इन इंटरनल बाउंड्रीज, तो इसलिए नेट फोर्स इज 0
And if net force is 0, then the center of mass का acceleration is 0, which means velocity of center of mass is constant, right? And in the end, we know that it leads to conservation of linear momentum. ठीक है? और पता है कुछ टीचर्स तो इतने ज्यादा प्यारे होते हैं, कई बार वो इस बात पे मार्क्स काट देते हैं कि आपने इस वाली लाइन के बाद ये नहीं लिखा। कर लो। मैम आप काटते हो? नहीं, मैं नहीं काटती, मेरा कटा था। नहीं, मैंने कटा भी इस बात पे भी नहीं था, मेरा तो कटा भाई साहब अलग बात पे था। थोड़ा सा जो बच्चे इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, टीचर्स को पसंद नहीं आते, उनको भी नहीं आते थे मैं, तो उन्होंने मेरी शीट बिना देखे बोले कि तुमने इसमें ये लाइन नहीं लिखी। कोलिशन का क्वेश्चन था, आई स्टिल रिमेम्बर, कि लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, है ना, बिफोर कोलिशन और आफ्टर कोलिशन वाला। एक था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन करके, तुमने ये नहीं लिखा। मैंने कहा लिखा हुआ है, डायग्राम गंदा है, इसलिए मैंने 5 नंबर के क्वेश्चन, नंबर क्या मतलब कोई क्वेश्चन था उसमें से 3 नंबर काट दिए क्योंकि डायग्राम लाइक ओके। मैं आपके साथ ज्यादा नहीं आई हुआ है। देखो ये स्मॉल एम आगे गया वी से, कैपिटल एम अब कहां से जाएगा? दिमाग से हमें सोचना चाहिए कि भाई जब ये आगे जा रहा है तो इसको पीछे जाना पड़ेगा, है ना, तभी तो काम बनेगा। हमने कहा कि चलो एक्स वेलोसिटी से पीछे चला गया। तो आप आगे वाला मोशन अगर पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो आपको पीछे वाला मोशन कैसा कंसीडर करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व करा दो। मुझे लगा आप बोल रहे हो कि कैपिटल एम दिमाग से आगे जाएगा। नहीं भाई नहीं, ऐसे हमें दिमाग लगाना है ताकि हम आगे जाए भाई। दिस इज द आंसर। कोई समस्या आई किसी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा हिंसक है वो क्वेश्चन, बट ठीक है आप लोग हैंडल कर लोगे। और प्लीज अब मैं एक ड्राइंग करने जा रही हूँ, नो जजमेंट्स, ठीक है। हमको पहले ही हंसी आ रही है क्योंकि हमको बनाना नहीं आता है, ठीक है। मैम आपकी ड्राइंग हमसे तो अच्छी है, मतलब मेरे से अच्छी है। सुन के अच्छा लगा मुझे। मेरे 11th वो 12th वाले बच्चे तो बड़े बदतमीज हैं, वो बोलते हैं कि मैम रहने दो, सर्कल पूरा क्लास निकल जाएगी बनाने में वो। कहते मैम मैम ये गन है, हम पहचान गए। या हम स्क्रीन स्मूथ है। अरे ये ड्राइंग नहीं देख पा रहे हो तुम? मैं नहीं चाहती इसका जादू हो। रुको एक सेकेंड। मैम मैं वही सोच रहा था ट्रिगर तो करना ही कैसे। अब देखो ये गन है हम, ठीक है, इस गन का मास है कैपिटल एम। अब हुआ क्या है कि इसमें से एक बुलेट फायर करी, ठीक है, स्मॉल एम की। लेट्स सी बेटा कि ये जो बुलेट है ये आगे गई विद स्पीड v। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हाट हैपेंड विद द गन? मैम ये 9th में सॉल्व करा था पर अब नहीं याद। कोई नहीं, अब यादें ताजा होंगी। मैम गन पीछे जाएगी ना थोड़ा सा। क्या बेटा? मैम गन थोड़ा सा पीछे जाएगी ना। हाँ तो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो चीज आपको फाइंड आउट करनी है। मैम मुझे याद है मेरे कजिन ब्रदर मेरे को उस टाइम फिजिक्स पढ़ाते थे और मेरे को बहुत बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी जब मेरे से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते थे, फिर मैं घर आके रोती थी। पता है मुझे बस यही बच्चों के साथ दुख होता है कि उनको सिर्फ डांट पड़ती है। ऐसे मुझे क्यों कूटा गया था जब इन बच्चों को नहीं कूटा जा रहा है? इनको डांट पड़ के कोई क्यों छोड़ दे रहा है? मैम वहाँ पे ताई जी थी ना तो वो बचा लेती थी। आई स्टिल रिमेम्बर मेरे फिजिक्स वाले टीचर ने मारा था एक थप्पड़ भाई साहब, इतना बड़ा उनका हाथ, लाइक काफी ही बड़ा था। मेरी गलती भी नहीं थी, गलती पे खाओ तो समझ में आए। पूरा ऐसे 2 दिन तक कान डाल रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, व्हाट हैपेंड विद द गन बेसिकली इसमें मतलब है कि एक तो गन मूव किधर करेगी और किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। मैम गन बैकवर्ड मूव करेगी। वेलोसिटी बैकवर्ड
और वही वेलोसिटी mv by capital M। यस मैम, मोमेंटम वाला है, सिंपल सी बात है, क्योंकि अगेन भाई गन और जो भी हुआ वो आपस में हुआ ना, इनका बाहर से तो हमने कुछ करा नहीं। हमको ना इसमें सिस्टम पहचानना जरूरी है कि हम पहचान पाए कि सिस्टम में एक्चुअली चीजें क्या क्या आ रही हैं। तो मुझे समझ में आता है कि इस वाले सिस्टम में ये पूरा सिस्टम है, समझ रहे हो? ये बस, अब इस सिस्टम के बाहर से अगर कुछ काम नहीं हुआ है तो आप बिंदास क्या लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ। मेरे पास जितने कलर थे जो ब्लैक पे चल सकते थे सारे मैंने इस स्लाइड में यूज कर दिए, एक ग्रीन कराया। सिंस एफ नेट इज 0, तो अगेन मैं बार बार ये चीज लिख रही हूँ ताकि प्लीज आप भी ये चीज बार बार लिखो, आपको याद रहे। स्क्रीन स्मूथ है। हाँ, तो वो चीज जो आपको लिखती हुई दिखाई नहीं दी, अब दिखाई देगी। इसको प्लीज याद रखो, बार बार लिख रही हूँ, आप बार बार लिखो। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मैम इसका आंसर जैसे कि हमने बिना लिखे कर दिया, अगर हम एग्जाम में भी डायरेक्ट आंसर लिखे तो क्या प्रॉब्लम है? आंसर तो सही है ना? अभी तो आपको फील हुआ ना आपके नंबर कटे, हुआ नहीं हुआ? मैम देखो फिर भी यस ऐसे मैम, बोल बट रही है। रिग्रेट भी- नहीं हुआ। आजकल के बच्चे मैम किक कर दो क्लास से हमें। बस यही तो ऑनलाइन क्या वो है दुख, वरना मुझे बहुत मजा आता तुम लोगों को ऐसे बाहर निकालने में। ठीक है, Yes। हाँ सृष्टि बोलो बेटा। मैम एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। एक सेकेंड बेटा, बिल्कुल देखिए, जब हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? मैम इसमें जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये हमें शो करने के लिए, ये जो आपने एफ नेट 0 लिखा है ये सब लिखना पड़ेगा ना? हाँ बेटा, और ये तो मैंने एरो बना के लिख दिए साइकिल, ठीक है? आप लोग पूरा सही से लिखोगे। मैम ए सेंटर ऑफ मास 0 है, इसकी वजह से मोमेंटम कैसे कंजर्व है? देखो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसकी वजह से ये कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट तब जाके कंजर्व हुआ क्योंकि मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, m इंटू वी ही तो मोमेंटम है। ओके राइट राइट। चलो एक क्वेश्चन और है। मैम अगर हम ऑफलाइन में होते ना, आप हमें क्लास से बाहर निकाल देते, फिर क्लास में आप पढ़ाते किसको? बच्चे भी बच्चों को, और मैं बाहर नहीं निकालती, तुम्हें भी नहीं पता मैं कितनी कूल टीचर हूँ। बैक बेंचर टीचर्स के ऐसे थोड़ी वो है, पर मैं तुम्हारे साथ शैतानी करती हूँ, फिर हमें आज कोई और बाहर निकाल के जाते हो। हो गया पढ़ाई, निकलो चलो। अवंती की टीम वाले मेंबर्स आते हैं। मैम आप मेरे स्कूल में पढ़ाने आ जाओ। बहुत मजा आएगा, मैं सही बता रही हूँ। और फिर मैं ऐसे कहूंगी कि लंच लंच नहीं करा तुम लोग अभी के अभी, लंच कर लो। मैम हम हर पीरियड के बाद जब टीचर आती है ना, तो बीच के 2 मिनट होता है उसमें लंच खोल के बैठ जाते हैं, और फिर हम तो हमें इतने थे भाई साहब, हम तो प्रेयर वाले में ही कर लेते थे, लंच कर लो तो खत्म लंच। मैम वो तब करते हैं ना जब कोई अच्छा सा लंच लाता है घर से, तो उसका लंच खत्म हो जाता है। पता नहीं, हम तो भूखे ही थे बस, ऐसे बस क्या ही बताओ। देखो यहाँ पे मैंने गाड़ी बनाई है, गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग व्हील बनाया है, और ये आदमी से घुमा रहा है, समझ रहे हो? अच्छा यस मैम। क्या इसमें इतना अच्छा क्या करना था, समझ नहीं आता कि गाड़ी। मैम जो मैंने बनाया था ना उससे तो अच्छा है। अब मुझे लगा ये डिग्गी में बैठा है। हम्म। अब है क्या, देखो इस गाड़ी में तुम जा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें क्या हुआ कि लक्ष्य कहीं से कूद के आके इस पे बैठ गया, पर पता है कूदा कैसे है, इसने सॉफ्ट लैंडिंग करी है। जैसे ही इस पर ये बैठा है विद 0 वेलोसिटी बैठा है, ठीक है, ये चीज आपको गिवन है, मैं लिख रही हूँ इस चीज को, आप लोग समझना। क्वेश्चन है इसकी, लक्ष्य ड्रॉप्स ऑन द कार, ठीक है, और ऐसी कार विच इज ऑलरेडी मूविंग। अब पता है जब से मैंने वाली तुम्हें मैंने चंद्रयान 3 की वो बताई थी, एक ब्लॉगर ने एक वीडियो बना रखी थी पाकिस्तानी रिएक्शन की,
नहीं शेयर करा मैंने ये चीज, ये बताते हैं बाद में। फाइंड द न्यू वेलोसिटी, ठीक है, आफ्टर द लैंडिंग ऑफ फ्लक्शन। अब हम लक्ष्य की वजह से क्वेश्चन बनना, इसीलिए हम लक्ष्य को क्लास से बाहर निकाल देंगे ना, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी तो वो तुमने क्लास से बाहर निकाला, जब भी तो वो जाके कार की छत पे कूद पाया है, पर तुम क्लास में रखते हो, फिर हम पढ़ रहा क्लास में होता। रखेंगे। तो बेटा वो बाहर कूद गया। मैम आपके देखो पास क्वेश्चन चार, मेरे क्वेश्चन हाँ मेरे हाँ। नाम पे, तो ये मैं ये सॉल्व करने का मौका तनिष्का को दूंगा। सही है, तुम सारे करो, ठीक है। अभी तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, टाइम हो रहा है 21, 22, आप लोग मैम 21, 25 तक बता दो। मैम मुझे लगता है मैं 5वां ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। ओहो, 5 ऑप्शन। मैम नई वेलोसिटी किसकी बतानी है? लक्ष्य की। फाइंड द न्यू वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है, यहाँ पे लिखना भूल गए क्या, ऑफ द कार। मैं आपको 4th ऑप्शन, 5th ऑप्शन दे रही हूँ। मैम इसमें मास बता दो किसका क्या है। आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि कार का मास कैपिटल एम है और लक्ष्य आप अपना खुद का मास स्मॉल एम अज्यूम कर लो, ठीक है। मैम इसका 4th ऑप्शन है क्या? पता नहीं, अभी तो मैम ये 3rd और 4th ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? कैपिटल एम और स्मॉल एम का देखो न्यूमरेटर में, और आपके मैंने 5th ऑप्शन तैयार कर दिया है। इट सेज, अरे मोरी मैया, ई का देख लियो। मैम डी या ई होगा मेरे अकॉर्डिंग। ओके वैसे ओके, ज्यादा चांस ई के है। हाँ वो लॉजिकल है भी ना ये का होना। यस। अच्छा मैम ये तो नीम है ना, ई वाला? या यूजुअली इस पे प्रोफेसर स्नेप की फोटो लगा के रखते हैं वो लोग, हैरी पॉटर वाले। यस मैम। जब उनको वो मार रहा होता है वोल्डेमॉर्ट, ओ जिसका नेम में नहीं लेना होता, हमने ले लिया। सब बच्चे ऑप्शन ही बोल रहे हैं, कितने प्यारे हो तुम लोग। थैंक यू मैम। चैंडलर से भी ज्यादा सरकाज़्म था इसमें, इतना चैंडलर की बात नहीं होता है। मैम ऑप्शन ए। ओके ठीक है, मैम बस ऑप्शन बी किसी ने नहीं बोला, बाकी सबने सारे ऑप्शंस बोल दिए। मैम ऑप्शन सी। ठीक है प्रियंका। अभी टाइम है आप लोगों के पास, आप लोग चाहो तो अभी और 1 मिनट सोच सकते हो, अपने आंसर पे विचार कर सकते हो। प्रियंका चिका वाला, दैट्स कूल ऑप्शन। ए क्या बोलती तू, किसी का नहीं है? मैम आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने में इतना मजा नहीं आता जितने लाइव अटेंड करने में आता है। कहने का क्या मतलब आपका? मैम क्या मतलब मतलब? रिकॉर्डेड लेक्चर्स बोरिंग लगते हैं, बट ये लाइव क्लासेस ज्यादा सही लगती है हम्म, हम्म। क्योंकि इसमें कमेंट्स भी आते हैं, रिएक्शंस भी आते हैं, बट उसमें बस आपका ही आता है ना, इसलिए। What do you want to say? कि खाली मेरे से काम नहीं चल पा रहा है, मतलब मेरे से मजा तुम्हारी, तुम तो सब सिर्फ चैट करते हो, उसको इंटरेस्टिंग कौन बनाता है जिसकी वॉइस है? मैम नहीं मतलब इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर थोड़ा सा मतलब मैम आपकी कभी का स्क्रीन भी ब्लर आ जाती है, वीडियो स्टॉप हो जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है। हमें कोई बात बोलनी होती है वो भी नहीं बोल पाते। अच्छा, ऐसे आप पढ़ाते हो तो लगता है स्कूल में ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। यस, पीयर ट्यूटरिंग चल रही है। चलो, चिंका टिका कुछ नहीं होता, वही लक्ष्य है, तुमने ढिंगा चिका कर दिया, काम खत्म। देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। अब एक बात बताओ, इनिशियली जब लक्ष्य नहीं कूदा था, तब भी तो ये किसी अपनी स्पीड से जा रहा था, है ना? तब कार भाई ऑलरेडी मूविंग थी ना वी वेलोसिटी से,
अब लक्ष्य कूद गया है तब कुछ कहानी अलग हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या मानूं, इस पूरी चीज को एक सिस्टम मानूं, तो आपको समझ में आएगा कि बाहर से कुछ काम हुआ नहीं है, मोमेंटम है कंजर्व। इफ मोमेंटम इज कंजर्व तब आप लिख सकते हो इनिशियल वाला फाइनल के बराबर। ठीक है, इनिशियल हो जाएगा आपके पास कैपिटल M इंटू V। फाइनल कितना हो जाएगा भाई, कैपिटल M लेट्स से किसी वेलोसिटी x से चल दिया है ना, लक्ष्य के साथ क्या हुआ है, अब जो वो आके कार पे जब कूद गया, कार पे बैठ गया, तो जो कार की स्पीड वही लक्ष्य की स्पीड। आप यहां से x का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ गया। यस मैम। यस मैम। यस, ऑप्शन सी। मैम सीबीएसई में कितनी वेटेज इस चैप्टर की? ऐसे तो मुझे नहीं याद, मुश्किल है बताना, सीबीएसई का मैं नहीं देखती ना। ओके मैम। और मैम नीट में? हाँ नीट का बताती हूँ, मैं सोच रही थी इसके बाद तुम नीट का बोल दोगे, फिर मैं कह दूँ कि अभी सीबीएसई का तो नहीं पता। नीट का मैंने एक्चुअली सारा डेटा लिखा हुआ है, मैं सबके क्लास में लेके ढूंढती हूँ कि किसी दिन कोई बच्चा पूछ ले। क्योंकि बच्चे इतने प्यारे हैं, खुद से नहीं ढूंढेंगे चीजें, है ना, बता दो ना बस। देखो रोटेशनल है 8 मार्क्स का, यानी कि देखो ये तुम्हें पता है कि भाई ये चीजें प्रिडिक्टेबल है, मतलब पैटर्न चेक जज किया है ना, हर बार चेंज हो सकता है। तो 8 मार्क्स का, यानी कि 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, और कुछ कुछ इसके अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहो तो बताओ। यस जरूर। यस मैम। अगर आप देख पा रहे हो भी मेरे इस वीडियो पे, दिख रहा है क्या, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? वीडियो स्टक हो गई, नो मैम। वीडियो स्लो है। ओके, एक सेकंड रुको, लेट मी चेक। मैम सही है। अभी सही है। सही है, ठीक है। देखो ये आपको अगर दिख पा रहा हो थोड़ा बहुत, तो ये मेरे ही बनाए हुए नोट्स हैं, इसमें मैंने लिख रखा है कि सारे, लाइक थोड़ा सा और इसे जूम आउट कर देती हूँ, इसमें 11th-12th दोनों के टॉपिक्स हैं ये। ओ शिट, 11th-12th दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नंबर। सो रोटेशनल का है आपका 8 मार्क्स, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ रोलिंग ऑब्जेक्ट, है ना, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो वो टेबल में बोल रही थी, एक बोली थी सेंटर ऑफ मास की, एक आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन। अभी आप लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ रहे हो, जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आप एंगुलर मोमेंटम का भी पढ़ोगे। कूल, सारे ही हो गए। सारे नहीं आए, अभी तो रहते हैं बहुत सारे, थ्योरम भी है। रह गए बस। क्या? बस कुछ ही तो रह गए, वो भी कर ही लेंगे। और वो तो वेटेज का तो देखो कोई सीन ही नहीं है, अगर क्रैक करना है, अच्छी पोजीशन चाहिए। यस मैम। अब हम एक काम करते हैं, ये रही धरती, धरती पर ये रहा ठेला, अब ये ठेले के पहिए हैं, ये रहा ठेला। इस ठेले के ऊपर बताओ किसको खड़ा करें? मैं तनिष्का को कर रहा हूँ। चलो तनिष्का को तो हमने एक बार बोर्ड पे चलवाया था, ये सृष्टि हो गई। सृष्टि, हाँ सृष्टि को करो। सृष्टि गिर जाएगी। अरे वो हैरी पॉटर देखती है, वैसे नहीं गिरेगी। ठीक है, सृष्टि का मास मान लेते हैं 20 kg। और सृष्टि आगे चल गई 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, आप मान लो कि जो ट्रॉली है जिसपे सृष्टि चढ़ी हुई है वो 10 kg की है। ठीक है, अब हो क्या रहा है सुनोगे? सिंपल सी बात है कि अगर हमने ये जो 20 kg की लड़की है, ये अभी तो खड़ी हुई थी, अचानक से ये 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली चल गई। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा इस ट्रॉली पर, क्या होगा इस ट्रॉली का?
अब मैं इस चीज को जरा लिख देती हूँ शब्दों में, आप लोग फटाफट से 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप आंसर मार्क कर। तो द क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल कि इफ सृष्टि, सृष्टि आपकी स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने? स्मूथ है। सृष्टि, हाँ रिया स्पेलिंग ये नहीं है। ये नहीं है, क्या है? SHRISTI, SHRI, ये तो सही है ना, ग्रीन वाली? मैम सही है, सही है। वो नहीं सही है। सृष्टि stands on a trolley, ठीक है, ऑफ मास आपको गिवन ही है 10 kg का। इनिशियली तो है वो रेस्ट पे, पर अचानक से उसने कहा कि अब हमारे को बैलेंस करना आता है, अब हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं देन शी स्टार्ट्स वॉकिंग, पूरी कहानी है। विथ 2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है बेटा। आपको बताना है कि क्या रिकॉइल स्पीड होगी ट्रॉली की। मैम बताऊं मैं? बस एक मिनट, जो मैं ऑप्शन दे रही हूँ तो मुझे ऑप्शन बता देना क्या आ रहा है। ए है 0.33, बी है 1.33, सी है 2.33 और डी है 2.66। अब आपके अगर इनमें से ही 4 ऑप्शन है तो बस रुक जाओ थोड़ी सी देर, एक बार बच्चे सॉल्व कर ले। 2133 हो रहा है, 2136 पर बता देना। मैम मेरा आ गया आंसर। बस बस रुक जाओ। क्या था ये? मैम वो मैंने माइक ऑन करा, पीछे कोई बाइक खड़ी होगी तो उसके हॉर्न की आवाज थी। हाँ, और ऐसा लगा जैसे मुझे तुमने करी है आवाज। नो मैम मैंने नहीं करी। ऐसा ये टैलेंट तो है बच्चों पे। मैम पहला 50-50 खेल कर इसमें से 2 ऑप्शंस रिजेक्ट कर दो। अच्छा, फिर मैं तुम्हारी वो नहीं बन जाऊँ फोन ऑफ फ्रेंड, मुझे फोन भी कर लो तो मैं तो बता दूं क्या आंसर है। फिर सीधा 7 करोड़ रुपए जीतेंगे। बजर बजाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल दक्ष, ऐसा ऐसा करा था निष्का ने। ये मेरा आंसर, उससे पहले इसने कहा भी था कि इसका आंसर आया है। मैम डॉट्स अच्छा कनेक्ट हॉर्न करते नहीं आता। मैम उस बाइक का हॉर्न अच्छा नहीं था, उसमें मेरी क्या गलती। हैं। कोइंसिडेंस, इत्तेफाक। एक मिनट और बचा है, अगर कोई ट्राई करना चाह रहा है तो प्लीज जल्दी से ट्राई कर दो। मैम मैं बताऊं? बस एक मिनट बस। मैम पहले तो ऐसा आंसर आता तो ऑप्शन में नहीं था, मैं आपसे 5 ऑप्शन लगाने के लिए बोल रहा था। और तुमने अभी आ आंसर इसमें एडजस्ट कर लिया है। गया। यस मैम। मैम अभी समझ नहीं आ रहा एक बार में आंसर कैसे आ गया इस टाइप के क्वेश्चन का। भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट ग्रो कर रहा है, तुम ग्रो कर रहे हो, भरोसा रखो खुद पे। जो तुम इतने एक्साइटेड हो क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए कि यू आर लिटरली मेकिंग द नॉइज, सो सी सही है। चलो 36 हो गया, बताओ लक्ष्य, पहले तुम बताओ। मैम बी। बी। ओके ओके, तनिष्का का भी बी, लक्ष्य का भी बी, आकांक्षा आपका? मैम बी। दैट्स कूल। ओके, सबका ही बी आ रहा है। बी फॉर कोई गाना बता दो। बी फॉर वो एक गाना बिल्लू मुझे, रानी वाला। दैट्स कूल।
अब देखो, जब सृष्टि आगे चली, पॉजिटिव एक्स में चली, तो ये ट्रॉली नेगेटिव एक्स में जाएगी ना, राइट? मान लो यू वेलोसिटी से पीछे गई। अब जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसको क्या दिखेगा? सृष्टि 2 से चलती हुई दिखेगी क्या? वो 2 से आगे बढ़ी लेकिन यू पीछे हो गई ट्रॉली की वजह से। तो जो इंसान ग्राउंड पे खड़ा है उसको लगेगा कि तो सिर्फ 2 माइनस यू आगे गई, है कि नहीं? इनिशियली रेस्ट पर है, इनिशियली रेस्ट पर है, जो किया खुद सिर्फ इंटरनली सिस्टम ने किया, अर्थात लीनियर मोमेंटम हुआ कंजर्व। इफ लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, आपको पता है इनिशियल हो गया फाइनल के बराबर। फाइनल का सीन लिखते हैं, इनिशियल है 0। अब फाइनल में जो बच्चे यहाँ पर, एक सेकंड बेटा, जो बच्चे यहाँ पर 2 लिख देते हैं उनका गलत हो जाता। प्लीज 2 माइनस यू का कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी वेलोसिटीज लिखोगे वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखोगे। हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दी किस चीज की रिस्पेक्ट में है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लो, बट मेंशन किया है तो बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको उसमें प्लस माइनस क्या लेना है, ठीक है? ये तो हो गया पॉजिटिव एक्स में। अगर आप नेगेटिव एक्स की बात करोगे तब आ जाएगा 10 माइनस यू, इस तरह से, है ना? आप इसको सॉल्व करा दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 10 यू इज इक्वल्स टू 20 यू, एक मिनट रुको, 40 माइनस 20 यू। अभी ये 20 भी इधर चला गया, 30 टाइम्स ऑफ यू इज इक्वल्स टू 40, यू आ गया बेटा 40/30, यानी कि 4/3, 1.66, है ना? 1.33 आएगा। मैम मेरा ऐसे तो नहीं आया, पर आंसर आ गया था, ऐसे नहीं करना तो। अच्छा, तो मैं लाइक ये सही है ना? रिकॉइल वेलोसिटी है ये, पीछे की तरफ। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो तो बस फिर यहीं पे रखते हैं आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे, थोड़ा बॉम्ब वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा और हिंसक बनाएंगे इस लेक्चर को, ठीक है? मैम इसकी स्लाइड्स अपलोड कर देना। अभी कर रही हूँ। मैम इसका मॉड्यूल भी अपलोड कर दो। ओके बेटा, और कोई इच्छा हो बताओ? मैम वो स्टार्टिंग में समझा दो थोड़ा सा। हाँ देखो, स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में 5 मिनट है, वो 5 मिनट हमने शुरू से अब तक का सारा रिवाइज कर दिया है, ठीक है? 7th लेक्चर में 6 के, हाँ, तो हम अभी 7th लेक्चर पर हैं और हमने शुरू में स्टार्टिंग के 5 मिनट में लगभग पूरा ही रिवाइज कर दिया जितना भी हमने पढ़ा था, ठीक है? आपका टॉपिक जो आज का स्टार्ट हुआ वो हुआ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी सबसे पहले तो मोमेंटम समझना है, व्हिच इज P is equals to mv। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको ये पता है, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। मैंने क्या करा, ये जो मास डिनोमिनेटर में है इसको कहाँ भेज दिया? VCOM के साथ भेज दिया। बेटा M1 M2 सारे पार्टिकल्स को अगर आप मास जोड़ोगे तो पूरी बॉडी का मास हो गया ना। तो देखो वही लिखा हमने, कैपिटल M VCOM इज इक्वल्स टू दिस। इससे हमने क्या निकाला कि पूरी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के वेक्टर सम के बराबर है, राइट? P1 P2 P3, ये क्या फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल nth पार्टिकल का लीनियर मोमेंट। इज दैट फाइन? यस। जब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई, फिर मैंने बोला कि इफ F net is equals to 0, सॉरी, अगर हमारे पास नेट फोर्स 0 है तो क्या होगा? तब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी चीज की वेलोसिटी की चेंज, मतलब किसी चीज के चेंज होने का रेट 0 है तो उसका मतलब क्या, वो चीज कांस्टेंट है, यानी कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट। बेटा मास कांस्टेंट, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो कांस्टेंट हो गई ना। अब देखो आपने हर एक पार्टिकल के मोमेंटम का वेक्टर सम कांस्टेंट प्रूव कर दिया। यही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है बेसिकली। मतलब क्या है, अब एक सिस्टम में हो सकता है मोमेंटम को चेंज कर रहे हो। जैसे सोचो आपके पास 4-5 बॉल हैं, उनको आपने एक बॉक्स में बन गया, दैट बॉक्स इज योर सिस्टम। अब उसके अंदर कुछ भी हो रहा है, एक बॉल 4-5 बार मूव कर रही है, इसका सपोज वाली बॉल, इसका मोमेंटम ज्यादा है, इसने मस्त कोलाइड किया दूसरी बॉल के साथ। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताती हूँ मैं कहना क्या चाह रही हूँ।
सबसे लास्ट वाली स्लाइड ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। बस आपका ना यही मिस हुआ था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का थ्योरी वाला पार्ट, बाकी तो आपने ज्वाइन कर ही लिया था। सोचो हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें बहुत सारी बॉल्स है, जैसे कि एक बॉल हमारे पास ये है पिंक कलर की, ठीक है, एक बॉल ये है येलो कलर की, येलो वाली ज्यादा अच्छी बनी है। हाँ प्रैक्टिस। फिर हमारे पास और भी बॉल्स हैं, 2-3 बॉल और बना लेते हैं, एंड वन मोर, रेड सबसे बड़ी बना लो। ठीक है, यस यस। अब ये सारी बॉल्स हैं, ये आप मासेस समझ लो एक एक करके, ठीक है, ये सब बंद एक बॉक्स में है। अब इस बॉक्स के बाहर तो कुछ नहीं हो रहा ना, इस बॉक्स के बाहर से हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, कुछ नहीं करा हमने। मैंने क्या देखा कि ये वाली बॉल इससे टकराई, इसने अपना मोमेंटम लूज कर दिया, लेकिन इसने अपना मोमेंटम गेन कर लिया। ये वाली इससे टकराई, इन्होंने अपने मोमेंटम के साथ यही किया। कुल मिला के मोमेंटम चेंज हुआ, कम भी हुआ बढ़ा भी, लेकिन नेट मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। दैट्स द कॉन्सेप्ट। और ऐसा कब? जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है। समझ में आया? इफ एफ नेट इज 0 देन मोमेंटम इज कंजर्व, क्योंकि आपने बाहर से कुछ फोर्स ही नहीं लगाई, तो जो कुछ भी हो रहा है अंदर हो रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम होगा, हो सकता है, लेकिन उसका वैल्यू चेंज नहीं। ठीक है, कुल मिला के ये मेन पॉइंट था। बस इतना ही पार्ट आपका मिस हुआ था, स्टार्टिंग में हमने प्रॉपर डिस्कशन किया था, वो आप देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, टाटा बाय बाय। मैम इसकी नोट्स भेज देना। हाँ बेटा बिल्कुल, अभी भेज रही हूँ, सब क्लास करो। मैम कौन सी मीम भेजने के लिए कह रहे थे आप? क्या? कौन सी वाली मीम भेजने के लिए कह रहे थे आप? हाँ अभी भेज दूंगा। चलो ठीक है, फिलहाल बाय। बाय मैम। ओके बाय मैम।